हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो परीक्षा होनी है उसमें 100 नंबर की सामान्य हिंदी है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे उस 100 नंबर और उसी पाठ्यक्रम से संबंधित है। वीडियो में 100 प्रश्न हैं, उसी पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवक्ता पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ प्राप्त होगा। सभी लोग जुड़े रहें क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो आपने अभी तक जितना भी प्रयास किया है, जितना भी अभ्यास किया है, जितनी भी आपकी तैयारी है, उसका कहीं ना कहीं मापन और आकलन अभी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, इस प्रकार से उसमें सिलेबस है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनको अन्यथा ना लें क्योंकि एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए एक वाक्यांश, एक शब्द क्या है। प्रोषित पतिका, खंडिता, परित्यक्यता या विधवा। देखिए, छोड़ दिया है मतलब होता है परित्याग करना, मतलब त्यागना। तो इसका अर्थ है परित्याग करना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हिंदी एक ऐसा विषय है जितना आपका शब्दकोश विस्तृत होगा उतना हिंदी आपके लिए आसान होगी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्यता, मतलब छोड़ देना। यहाँ पर बात हो रही है छोड़ने की, तो परित्यक करना, परित्याग करना, तो उसका अर्थ है परित्यक्यता हम उस स्त्री को कहेंगे। अगला प्रश्न है, किसी को जीतने की चाह। देखिए, आप सभी ने जीने की चाह, बोलने की चाह, ये सब चीज़ें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर बात है किसी को जीतने की चाह। जैसे हमने सुना था कि किसी को जानने का, जिसको जानने की इच्छा हो जिसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, हमने ये बात की। लेकिन यहाँ पर है प्रश्न कि किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिजीविषा, जिज्ञासा, जितेंद्र या जिजीविषु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा। क्योंकि प्रश्न क्या है, किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की इच्छा है, किसी चीज़ को जीतने की, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिज्ञासा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है। सर्वाधिक का मतलब होता है कि जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से वो सबसे नज़दीक कौन इस प्रश्न के है। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, देखिए, आमंत्रित मतलब आमंत्रण देना, निमंत्रित मतलब निमंत्रण देना, और अनाहुत और आहूत। ठीक है, तो आहूत भी बुलाया हुआ, आया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही बिन बुलाया हुआ। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनाहुत उसको कहा जाएगा जो बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द क्या है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि रात और संध्या के बीच के समय को क्या कहा जाता है। गोधूली कहा जाता है, विहान कहा जाता है, निशीथ कहा जाता है या ध्वांत कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोधूली। क्या कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है। ध्वांत का मतलब अंधकार होता है, निशीथ का मतलब रात्रि होता है। ठीक है, तो गोधूली का मतलब क्या है, रात और संध्या के बीच की बेला। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है, ओज, अलौकिक, ऐषणा, सिंदूर। ठीक है, तो इसमें सही आपको क्या लग रहा है, ओज ऐसे लिखा जाता है, ओज मतलब होता है वीरता। ठीक है, और अलौकिक बिल्कुल सही लिखा है। ऐषण, ऐषणा या ऐषण, इसका अर्थ होता है इच्छा। ऐषण का अर्थ क्या होता है, इच्छा होता है। और आप सभी जानते हैं सिंदूर। ठीक है, सिंदूर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सिंदूर ये ऐसे होगा, यानी कि बड़ा की मात्रा सिंदूर। तो उसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अलौकिक इनमें सबसे शुद्ध है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। एक प्रश्न और आया, कृषांगी, तिथि, निरोग या पत्नी। आप सभी जानते हैं तिथि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निरोग, निरोग ऐसे लिखा जाता है, निरोग, और पत्नी ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, इसमें सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कृषांगी। ऑप्शन नंबर ए, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। गुरु, ऐतिहासिक, कृपया, मिष्ठान। देखिए, गुरु में ये, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, गुरु बड़ा ऊ लगेगा। और ऐतिहासिक, ये बिल्कुल सही लिखा है, ऐतिहासिक हमारा आंसर है। कृपया ऐसे लिखा जाता है, पूरा प आता है, कई सारे सरकारी बोर्डों में भी गलत लिखा होता है, कृपया ऐसे लिखा जाता है। और मिष्ठान में ठ की जगह ट आएगा, बस इतना ही इसमें अंतर है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है।
अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी दृश्य अशुद्ध, अशुद्ध शब्द कौन सा? अशुद्ध पूछा जा रहा है। आदृत, त्रिकोण, उऋण या दृश्य। आदृत सही है, त्रिकोण सही है और दृश्य भी सही है। उऋण ऐसा लिखा जाता है, कहता ना कि मैं उसके ऋण से उऋण हो चुका हूँ, यानी कि मुक्त होना। ऋण माने कर्जा, आप एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उऋण, उऋण ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? ठीक है, क्या है? प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना। देखिए नोक नहीं होता, क्या? तलवार की धार, तलवार की धार पे चलने के संबंध। सभी सदस्य राय दें, अपनी नहीं होगा, सभी सदस्य राय दें। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। क्या? छात्रों ने हिम्मत नहीं हारी। जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं, देखिए आपको लग रहा होगा सारे तो सही हैं, एक बार इस पर आप डाउट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको बाकी लगेगा सही है। तो आपको ये भी देखना है कि वाक्य में कोई शब्द ऐसा तो नहीं जिसकी आवश्यकता नहीं है और उसका फिर भी प्रयोग हुआ है। तो वे यहाँ पर अपनी अपनी है। वह 20 दिन तक भूखा रहा, ये सही है, ये शुद्ध वाक्य है हमारा, क्योंकि बाकियों में कोई शब्द अतिरिक्त है और कोई शब्द ही परिवर्तित है, नोक नहीं धार होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है? वह 20 दिन तक भूखा। ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें कि कोई शब्द अतिरिक्त तो नहीं है। कई बार हमारा ध्यान सिर्फ लिंग और वचन में होता है, लेकिन आप ये भी देखें कि शब्द किस प्रकार से आए हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता है भी या नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि हमको ये भी ध्यान देना है कि अब देखिए आप कैसे पहचानते हैं। ऑप्शन है, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वह घोड़े में सवार था, अनेक बार देख चुका हूँ, तुम्हारे से कोई, अभी तो ये तो फिर आपको पता चल गया कि ये नहीं है, तुम्हारे से नहीं तुमसे होता है। वे बड़े सज्जन व्यक्ति, देखो सज्जन तो सज्जन होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। वे सज्जन व्यक्ति हैं, इतना आएगा। वो घोड़े में सवार था, ठीक है, तो ये इन और ऑन की बात होती है, तो यहाँ पर घोड़े पर आएगा ना, घोड़े पर सवार था। तो उसका सही उत्तर क्या है? अनेक बार देख चुका हूँ। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निराशा की किरणें से, देखो किरणें एक पॉजिटिव सेंस में होता है, जबकि यहाँ पर निराशा की बात हुई तो क्या होगा? निराशा के बादल छाए हैं, कहेंगे ना। मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, सही है। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, उसने मोती का खा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या है? निराशा की किरणें छाई हुई हैं। किरणें नहीं होगा, हमने सेंस भी तो लगाना है, हमने वाक्य का अर्थ भी समझना है। तो निराशा की किरण नहीं होता, निराशा के बादल होते हैं। आशा की किरण होती है ना, कि आशा की किरण दिखाई दे रही है ना। किरण मतलब रेज, रेज मतलब अंशु को भी किरण कहते हैं, ठीक है, अंशु भी इसका पर्यायवाची है। तो इसका मतलब कहता है एक पॉजिटिव साइन, एक सकारात्मक, सकारात्मक कह सकते हैं हम, एक इशारा, है ना। लेकिन निराशा की किरण नहीं होगा, क्या होगा? बादल होगा। तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। वीरता मनुष्य का गुण है, ठीक है, और वह स्त्री अपराधी है, वह नगर दर्शिनी। देखिए बाकी सब सही है। अपराधी अगर स्त्री लगा है तो अपराधी नहीं होगा, क्या होगा? अपराधीन होगा, है ना। वह स्त्री अपराधीन है, तो ये क्या होगा? यही हमारा सही है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वही है, वह स्त्री, वह पुरुष अपराधी है, तब सही होता। लेकिन स्त्री है तो स्त्री अपराधी नहीं, क्या होगी? अपराधीन होगी। यहाँ पे लिंग दोष है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको लगेगा बहुत ज़्यादा वर्तनी वर्तनी, तो देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो 100 नंबर में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। इसमें से कोई भी प्रश्न आपको रिपीट होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्ण, त्योहार, परीक्षा, सम्राट, ये सारे सही हैं। वर्ण नहीं, क्या होगा? वर्ण, ठीक है, वर्ण ऐसे लिखा जाता है। तो वही हमारा सही आंसर था। आंसर क्या है इसमें? ये है वर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? मतलब मुद्रा एक शब्द है, अगर हम चारों शब्दों को देखें तो किसमें उसका अर्थ नहीं आ रहा है? सिक्का, मदिरा, मोहर, चिन्ह। अगर आप ध्यान देंगे, मुद्रा माने पैसा, हम लोग कहते हैं ना मुद्रा, तो मुद्रा सिक्का भी होता है, मोहर भी होता है, चिन्ह साइन, है ना। जैसे हमारे जो मुद्रा है उसका भी हमारा साइन है, उसमें गांधी जी की फोटो होती है, अलग अलग पैसे की अलग अलग निशानी है, तो चिन्ह भी होता है। लेकिन मदिरा का अर्थ होता है क्या? इसको हम, मदिरा को हम सोमरस बोलते हैं, शराब बोलते हैं, ठीक है। तो ये मदिरा, मुद्रा का अर्थ नहीं इसमें समाहित हो रहा है। तो मदिरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो गया? बी, मदिरा। अगला प्रश्न है, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं। अब देखो निशाचर का अर्थ इन सब में नहीं है। देखो निशाचर का एग्जैक्ट अर्थ नहीं पूछा है, ये पूछा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिससे निशाचर का मीनिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, है ना। थोड़ा सा आगे को आपको बढ़ना है। राक्षस में हो सकता है ना, राक्षस कहते हैं। प्रेत में भी हो सकता है, चोर में भी हो सकता है, क्योंकि निशाचर मतलब जो रात को चलते हैं। निशाचर किसे कहा जाता है? जो रात को चलते हैं। निशान में नहीं होगा, निशान मतलब निशाचर नहीं होता। निशान मतलब कोई भी निशान, चिन्ह, उसका अर्थ ये नहीं। तो निशान हमारा राइट आंसर है।
बढ़ता है अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? नश्वर, क्षम्य, क्षणभंगुर या क्षणातीत। तो क्षणभंगुर, भंग माने नष्ट होने वाला, तो यही हमारा उत्तर है। और नश्वर मतलब जो नष्ट नहीं होता है। और क्या है? क्षम्य, क्षम्य मतलब जिसको क्षमा किया जा सकता है। अलग अलग इसके अर्थ हैं। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्षणभंगुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? अब देखिए मुहावरे भी आ रहे हैं। तो एक आंख से देखना दृष्टि दोष होना, बुरी नज़र से देखना, भेदभाव करना या सबको समान मानना। तो उसका सही उत्तर क्या है? एक आंख से देखना मतलब क्या होता है? सबको समान देखना, मानना। बगुला भगत होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बगुला भगत होना चापलूस व्यक्ति, स्वार्थ सिद्ध करना, पाखंडी होना या ध्यानस्थ व्यक्ति, मतलब ध्यानस्थ मतलब जो ध्यान पे लगा हो। तो बगुला भगत क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाखंडी होना। मतलब जो दिख तो कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, ढोंग कर, उसको हम क्या बोलेंगे? पाखंडी के ना, बगुला भगत है ये तो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? बगुला भगत। अगला है आंख के अंधे गांठ के पूरे। ठीक है, ये लोकोक्ति, अभी हमने मुहावरे की बात करी, अब ये लोकोक्ति है। तो उस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, धनवान या मूर्ख धनवान। ठीक है, तो आंख के अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे, मतलब गांठ मतलब हम समझते हैं धन संपदा से। तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख धनवान। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा करना है। जहां देखी बारात, जहां देखी तवा बारात। ऑप्शन ए वहीं गुजारी सारी रात, बी वहीं पकाया दाल भात, सी वहीं जमा दी सारी बारात, डी जीमन लागी सारी बारात। तो इस लोकोक्ति को अगर हम पूर्ण करते हैं तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वहीं गुजारी सारी रात। यानी कि जहां देखी तवा बारात, वहीं गुजारी सारी रात, ये इसका लोकोक्ति का अर्थ है। अगला है पट्टी पढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शिक्षा देना, बुरी राय देना, किताब देना या लकड़ी से पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना वैसे हम समझते हैं कि किसी को पट्टी पढ़ाना हम सोचेंगे कि ज्ञान दे रहा होगा, नहीं, पट्टी पढ़ाने को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। पहले आप चीज़ों को समझ लें, ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। वो शिक्षित तो वो भी कर रहा है लेकिन वो बुरी तरीके से कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, बुरी राय देना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय, थॉट, विचार किसी को देना, पट्टी पढ़ाना। अगला प्रश्न है कुआं खोदना, मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त। देखो सर्वाधिक अगर लग जाता है तो हमको ध्यान देना है। कुआं खोदना, कठिन परिश्रम करना, शक्ति का प्रदर्शन करना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, यत्न माने होता है कोशिश, और संकट मोल लेना। देखिए आप इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। हम क्या बोलेंगे कि मैं कुआं खोदते रहा फिर मुझे सफलता नहीं मिली, ये तो है ही नहीं, है ना। हम क्या कहेंगे कि वो अरे वो तो हमारे लिए कुआं खोदता है। और जो हमने कभी कभी ऐसे भी प्रयोग में किया है कि जो जिसके लिए कुआं खोदता है एक दिन खुद उसी कुएं पे गिर जाता है ना। कुआं या हम गड्ढा भी हम उसको गड्ढे, देशज भाषा में गड्ढे में भी सेंस ले लेते हैं कि गड्ढा खोदना, कुआं खोदना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उस गड्ढे पे गिर जाता है। इस प्रकार से हम प्रयोग बनाते हैं। हिंदी कोई विदेशी भाषा नहीं है जो हम उसको चीज़ को समझ ना पाएँ। तो उसका सही उत्तर क्या है? आप आंसर तक पहुँच गए होंगे। हानि पहुँचाने का यत्न करना। कुआं खोदना मतलब हानि पहुँचाने का यत्न करना। ठीक है। अगला प्रश्न है तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मथुरा लोक प्रसिद्धि नगरी है, उत्तम वस्तु है, सबसे निराला, या मथुरा का धार्मिक महत्व। देखिए मुहावरे हो या लोकोक्ति हो, जैसा शब्द मुहावरे लोकोक्ति में हो अर्थ भी उससे संबंधित बिल्कुल नहीं होगा, ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मथुरा इसमें आया है तो मथुरा वाला तो इसमें आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, जहाँ पर मथुरा लगा है वो इसका आंसर नहीं होगा। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सबसे निराला। जो सबसे निराला उसके लिए आप कह सकते हैं कि तीन लोक से मथुरा न्यारी, वो तो सबसे निराला है, तो उसको आप ये लोकोक्ति को कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुण दोष का मिलान करना, आधा काम करना, मौज मस्ती का जीवन, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कुछ अलग अलग चीज़ों को मिला दिया हो? तो यही इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। अनमेल वस्तुओं का मिश्रण मतलब जो नहीं मिल सकती हैं ऐसी वस्तुओं को मिला देना, आधा तीतर आधा बटेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसके लिए लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, हंसपद चिन्ह या कोष्ठक चिन्ह। देखो लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह जैसे माने हमने ये प्रयुक्त किया तो ये है लाघव चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? जो उसमें प्रयुक्त हो रहा है ये योजक चिन्ह ही है। हंसपद चिन्ह क्या होता है? जैसे मैंने लिखना था राम सीता, अब मैंने नहीं लिखना, मैं भूल गई, तो मैंने ये जो लगाया एरो, इसको बोलते हैं हंसपद चिन्ह या याद रखेंगे त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं इसको, किसको? हंसपद चिन्ह को। तो ये जो साइन है इसको त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। कोष्ठक तो आप जानते ही होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न क्या है कि अगर माना आप कुछ
छूट जाता है आपसे और उसको लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये एरो होता है, ठीक है। ये कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, तो उसको बोलते हैं हम हंसपद चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वंद्व समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए समास वाली वीडियो मैंने इसमें डाली, आप उसको जरूर जाके देखें। तो मैंने उसमें समास में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि कैसे आप समास को पहचान सकते हैं। तो समास, द्वंद्व समास की ट्रिक क्या है? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। वो योजक चिन्ह ये है ना। जैसे हमने बोला राम श्याम, तो हमने यहाँ पर जो लगा इसको बोलेंगे योजक चिन्ह, और इसका जो यूज होगा, इसका जो प्रयोग होगा वो और या में होना चाहिए, बस तभी वो द्वंद्व समास होगा। ये ट्रिक मैंने बता रही कि आप वहाँ पे समास में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो द्वंद्व समास ये है, ये निर्देशक चिन्ह का साइन है। आप ऐसा ना समझें कि ये और ये सेम है, ये निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह का साइन थोड़ा छोटा होता है, योजक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, बस इतना आप ध्यान देंगे। वैसे एग्जाम में इस तरीके से टिपिकल नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रखेंगे योजक चिन्ह किसे कहते हैं। योजक चिन्ह ये है। अगला प्रश्न है, दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखो कंडीशन दे दी, आपको पहचानना है कि ऐसी सिचुएशन में कौन सा निशान लगेगा। दो से अधिक समान स्तरीय पदों वाले, मतलब माना मैंने कहा आलू गोभी की सब्जी बनाई आज मैंने, ठीक है, आलू गोभी की सब्जी बनाई, या मैं आम और सेब, आम सेब केले अमरूद लेके आई मार्केट से। तो जब समान स्तरीय वाले पद होंगे तो उनको अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? ये लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? यही बताना है। पूर्ण विराम बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं, या उपविराम बोलते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण विराम क्या है, पूर्ण विराम ये है, अल्प विराम क्या है, अल्प विराम ये है, और उपविराम ये है, और कोष्ठक ये है। तो किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से विवरण चिन्ह क्या है? विवरण चिन्ह मतलब क्या होता है? जैसे हमने कोई पहले होता था ना, किसी टॉपिक को हम डिफाइन करते हैं, हेडिंग डालते हैं, हेडिंग के बाद जैसे मैंने लिखना है हिंदी के बारे में, है ना, तो मैंने ये जो लगाया, ये क्या है? यही विवरण चिन्ह है। इसको हम क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह है। तो सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है? आध्यात्मिक, स्वादिष्ट, जटायु या कलयुग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आध्यात्मिक में क्या होता है? आ आता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। स्वादिष्ट सही है, जटायु सही है, कलयुग सही है। कभी भी कलयुग नहीं बोलते हैं, हमारे मुझसे कहने का कलयुग, ये कलयुग है, कलयुग है, लेकिन कलयुग नहीं, कलयुग बोला जाता है। कलयुग मतलब तो मशीनों का युग हो गया, कलयुग मतलब कल्कि की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। कलयुग है, ये कलयुग है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? अशुद्ध वर्तनी ए में है, क्योंकि अ नहीं क्या आएगा, अ की जगह आ आएगा, बस बाकी सारा सही है। अगला प्रश्न है, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? शीघ्र विवाह होना, मंगनी के बाद विवाह न हो पाना, मंगनी और विवाह के एक साथ होना। मैंने अभी आपसे कहा था कि जब मुहावरे और लोकोक्ति में जो शब्द हों और उन्हीं का प्रयोग उनके अर्थ में हो तो वो नहीं होंगे। देखो मंगनी ब्याह, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर डी, तत्काल कार्य होना। चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति से क्या अर्थ है? तत्काल कार्य होना। अगला प्रश्न है, ऊधो का ना लेना ना माधो को देना, ऊधो का लेना ना माधो का देना, मतलब ना किसी का लेना ना किसी का देना। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लेन देन ना करना, किसी से कोई मतलब ना रखना, कंजूस व्यक्ति किसी से उधार। मैंने अभी आपसे इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला, ना किसी का लेना ना किसी का देना, मतलब इसका मतलब क्या है? कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना, है ना। आजकल के समाज में ऐसा ही व्यक्ति तो चाहिए कि ना किसी का लेना ना किसी का देना। देखिए सबकी भलाई आप कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद किसी से ना करें, तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं और हुआ है को ध्यान से देखें। नहीं हुआ है, यह आदमी विश्वासी है, आप आजकल कहाँ रहती हैं, वह घर इसी शहर में है, कोई नौकर पत्र लेकर आया था। देखिए यह, वह, कोई, इन सब के पीछे संज्ञा लगी हुई है, और जिस सर्वनाम के पीछे संज्ञा लगती है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप तो हम कहते हैं यू, यानी कि मैंने आप सर्वनाम क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये अन्य पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष। तो आप में क्या होगा? ये क्या है? मध्यम पुरुष की बात हो रही है, आप आजकल कहाँ रहती हैं, तो सार्वनामिक विशेषण तो है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है यमुना, चांदी, गाय, झुंड। अब आपको लगेगा जातिवाचक सभी हैं इसमें, है ना, लेकिन गाय, अब जहाँ पर एमसीक्यू होता है ना, एमसीक्यू में हमें क्या करना होता है? चारों में से बिल्कुल जो नज़दीक है। यमुना नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया, चांदी धातु का नाम है, ठीक है, और झुंड भीड़ का नाम है,
इसको हम समूहवाचक कहेंगे। तो गाय जातिवाचक है, गाय का नाम नहीं, यहाँ पर एक पशु है गाय, उसका नाम यहाँ पर रख दिया गाय, तो ये जातिवाचक है। गाय मतलब पूरी गाय की यहाँ पर कैटेगरी आ जाती है, इसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, विशेषण, विशेष विशेषण, अंतर विशेषण या विधेय विशेषण? तो उसका सही उत्तर है विधेय विशेषण। अब क्यों है विधेय विशेषण? क्योंकि देखिए हर वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है, तो यहाँ पर ये विधेय का विशेषण है, इसलिए ये क्या है? विधेय विशेषण है। आप ध्यान देखिए दो होते हैं ना, एक वाक्य के अंदर एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, तो ये क्या है? ये विधेय का विशेषण है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? काला विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राम बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तेज तो विशेषण हो गया है ना, अब इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, बहुत बता रहा है ना, बहुत तेज तेज विद्यार्थी, तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? अकर्मक मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं है। नौकर पानी भरता है, नौकर क्या भरता है? हमने प्रश्न लगा देना है, क्या भरता है प्रश्न लग रहा है तो सही है, यानी कि सकर्मक है ये। रस्सी ऐंठती है, क्या ऐंठती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करता है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है? वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है? तो ये सारे बन रहे हैं, तो रस्सी ऐंठती है, यही अकर्मक क्रिया का रूप इसमें हुआ है। अगला है, पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो आप सभी जानते हैं पानी, अनाज, धातु ये सब किस में आते हैं? ये द्रव्यवाचक में आते हैं, यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक को विभक्ति चिन्ह क्या होगा? आप सभी जानते हैं कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। और सबके चिन्ह आपको आने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पर, संबंध काकी की, अधिकरण ए पर, ये सब पूरा। ठीक है, ये आपको लास्ट तक पूरे 8 जितने हैं ये अच्छे से याद होने चाहिए, इनके चिन्ह याद। अब कर्म माने होता है को, कर्म माने क्या होता है? को, तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? ध्यान रखें कि हमेशा एक वचन की बात हो रही है। होंठ, केस, दाम, सोना, तो हमेशा एक वचन में किसका प्रयोग होता है? सोना, जो सोना है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ये ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे आप लोग। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो इसमें कौन सा भेद है? संदिग्ध, अपूर्ण, भूत, पूर्णभूत या हेतु, हेतु मत? देखिए किया होगा यानी कि डाउट है, तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल होता है कि अमेरिका ने तालिबान का विरोध कर रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? लिंग संबंधी प्रश्न भी आपके सिलेबस में है। चंद्रमा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, तीनों नदियां हैं, नदियां हैं तो स्त्रीलिंग है, चंद्रमा पुल्लिंग है। ठीक है, कुछ तो आप थोड़ा सेंस लगाएंगे, नहीं आएगा समझ उसका वाक्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चंद्रमा निकलता है, निकलती नहीं है। चंद्रमा आ गया, आ गई नहीं कहते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला है, वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक? तो अपादान से अलग होने पर, क्योंकि चोर डर और चोर अलग अलग है, डरता है, तो ये अपादान से अलग होने पर अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है? गुणवाचक किसे कहते हैं? जिसमें रंग, रूप, आकार, ठीक है, ये सब बताया जाता है। तो ढाई आकर और दूना बो, जिसमें सब में संख्या है, और संख्या में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। कोई ये सार्वनामिक विशेषण, तो हमारा आंसर क्या है? बलवान शरीर। शरीर कैसा है? बलवान है। कमजोर शरीर भी होता तब भी गुणवाचक विशेषण होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में वर्तमान काल का बोध होता है, किस वाक्य में? इन जो 4 वाक्य हैं इसमें किस में लग रहा है कि आपको वर्तमान काल है? दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। ठीक है, ये वर्तमान काल है। सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, ये पास्ट है, किया। ठीक है, कर लिया है, विश्वासघात हो चुका है। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, ये भी हो चुका है। भारत इस घटना को भूल चुका है, ये भी पास्ट है। तो उसमें एक ही ऐसा है जिसमें क्या दिख रहा है? दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही उत्तीर्ण होता है, ये वर्तमान काल का बोध कराता है। 44 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह इनमें से क्या कहलाते हैं? जब भी अभी हम हंसपद चिन्ह की बात कर रहे थे, ठीक है, हंसपद चिन्ह की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि ये कोष्ठक की बात भी की थी और लाघव चिन्ह की बात भी की थी। मैंने आपको एक ये दिखाया था, ठीक है, ये है लाघव चिन्ह। तो शब्दों को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह की प्रयोग करते हैं, और ये होता है ये। उपविराम की बात भी हमने कर ली थी उस समय।
अगला प्रश्न है जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद है। देखो जो और सो जहाँ पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है, वो सीधे सीधे समझ लो, जो और सो संबंध आ रहा है ना, रिलेशन आ रहा है, जो और सो, भाई जो करेगा वो भरेगा, ऐसा कि क्या होता है, संबंधवाचक होता है। अगला प्रश्न है मानस शब्द से निर्मित विशेषण है, मानस से विशेषण क्या होगा, मानसिक, मानस्वी, मनसत्व, मनस्ताप। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मानसिक। अगला प्रश्न है इनमें से महाप्राण ध्वनि है। देखिए महाप्राण और अल्प प्राण ये मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वर्ण विचार वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, महाप्राण की। तो महाप्राण होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, तो 24 हो गया। और अल्प प्राण होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। आप सभी जानते हैं कि 5 है ना, क ख ग घ अंग। तो अगर मैं लिखूँ क ख ग घ अंग, तो हमने कहा कि 2 और 4, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं महाप्राण। और बाकी जो बचे हैं क ग अंगो, ये क्या हो गए, ये हो गए अल्प प्राण। तो अब देखिए इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है ना, महाप्राण ध्वनि कौन सी, हमने कहा महाप्राण कौन सी, 2 और ये इस पर ध्यान दो, 2 और 4 महाप्राण 24। तो च तो पहला है, तो भी पहला है। अब छ और ब बताओ, छ दूसरा है और प फ ब तीसरा है, तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप आंसर पहुंचेंगे तो आपको इजीली आगे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ण विचार में मैंने बहुत डिटेल वीडियो डाली है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई, आप उसमें जाके देख सकते हैं। कंठ वाले क से क वाले होते हैं और भी इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है, ई अ क ह। देखिए क तो है, ये तो आपको पता है कि क तो है ही, अब कौन सी नहीं है, ठीक है, तो ई नहीं है। अगर आप बोले आप अपने कंठ पे, गले पे, यहाँ पर जहाँ पे तो यहाँ पर देखो प्रेशर हो रहा है, ई में नहीं हो रहा है, ई तो यहाँ से आ रहा है ना, तो ये कंठ ध्वनि नहीं है। अ क ह ये सब कंठ ध्वनि है। वर्ण विचार वाली वीडियो जरूर जाके देखिए आप, आपके वर्ण विचार के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित व्यंजन इनमें से कौन सा है, ठीक है। लुंठित व्यंजन की यहाँ पर बात हो रही है, र ल व श। तो लुंठित व्यंजन इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये लुंठित व्यंजन है, ठीक है, ये लुंठित व्यंजन है। और य र ल व, अगर इनको हम बात करें, य र ल व, य र ल व, य भी इसमें मिला लेते हैं, तो ये सारे मिलके बनते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। ये क्या बनते हैं, अंतस्थ व्यंजन बनते हैं मिलने के बाद। और ये अगर हम स की बात करें, स श स ह, ये बनते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो वर्ण विचार वाली वीडियो जरूर देखें आप, आपके लिए लाभान्वित रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ए, र लुंठित व्यंजन है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण, अभी आपको मैंने बताया कि 24 वाला आप लगाएंगे, 24 क नहीं है, प फ ब भ, भ है, भ कैसे है भाई, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना, हमने 24 की बात की, तो यही हमारा आंसर है, भ। अगला प्रश्न है इनमें से असत्य कथन कौन सा है, अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है, अनुनासिक का उच्चारण गुरु नहीं लघु होता है, ठीक है, लघु होता है। अगला प्रश्न इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है। अभी हम अघोष और सघोष की बात भी करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि महाप्राण और अल्पप्राण, तो देखो हर वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष। और तीसरा और चौथा क्या होता है, सघोष। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अघोष वर्ण कौन सा है, तो पहला और दूसरा हमने कहा कि क्या होता है, अघोष होता है। तो द तो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, त थ दूसरा है, ब प फ ब तीसरा है, ख ख ग भी तीसरा है। तो हमारे पास सही आंसर क्या है, थ। पहुंचे ना हम यहाँ तक। ऐसे आपको ये वर्ण विचार पे मैंने बहुत डिटेलिंग वीडियो डाले, आप वहाँ पे जाके देखेंगे, आप पहचान लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ यानी कि कंठ भी और ओष्ठ भी है। तो फ, औ, ह, ए। तो जो औ है ये होठों द्वारा भी बोला जा रहा है और कंठ द्वारा भी बोला जा रहा है, तो यही उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। आप देखो नहीं पूछा रहा, महाप्राण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 24, ठीक है। तो ख है, त थ भी है, फिर त थ द ध ये भी है, और प फ ब भ म तो 5वां है, तो ये है ही नहीं, है ना, यही हमारा सही उत्तर है, क्या है, म। अगला प्रश्न है इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। अब फिर हम वही अल्पप्राण में हमने बात की थी क्या, 135, ठीक है, नहीं है, क है, क ख ग भी है,
घ नहीं है भाई, घ तो चौथा है ना, क ख ग घ, घ चौथा है, तो यही हमारा सही आंसर है और चौ पहला है। ऐसे आप करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ल स त वर्ग, उ प वर्ग। भाई ये तो बहुत ही आसान सा है। प वर्ग जहाँ से लगाए थे, प के तो सारे वर्ग होंठ से बोले जाते हैं, तो उ प वर्ग ये सारे किससे बोले जाते हैं, होंठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। प फ बिना आप दो होंठों को मिलाए प नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, होंठों के स्पर्श से बोले जाते, तो यही हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है, क च ट त। तो कंठ्य है, मूर्धा है, दंत्य है, तालु है, ओष्ठ है, ये सब आपको याद रखना है, तो वर्ण उच्चार वाली वीडियो जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी त वर्ग वाले जो होते हैं दंत्य ध्वनि होती है। इनमें से मूल स्वर नहीं है, ई उ ए री। देखिए मूल स्वर होते हैं 4, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। मूल स्वर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर 4 है। तो इसमें कौन सा नहीं है, ई उ ए री, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये मूल स्वर नहीं है, बाकी सारे मूल स्वर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, अवध, कटु, ऊन, कर्म। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऊन तद्भव शब्द, ऊर्ण बोला जाता है तत्समय। अगला प्रश्न है, इनमें से संकर शब्द नहीं। संकर शब्द किसे कहते हैं, जो अन्य अन्य भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द बोला जाता है। ठीक है, जो अलग अलग भाषा से मिलकर बने होते हैं। टेलीफोन ये पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, बेघर, खेल तमाशा, लाठीचार्ज, तो सब में अलग अलग भाषा का प्रयोग है। टेलीफोन एक ही भाषा का शब्द है, इसलिए टेलीफोन ही हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। स्वर रहित क्या होगा बताओ, स्वर रहित ये है, ये स्वर रहित है, और स्वर सहित ये स्वर सहित है। अब आपने कहा कैसे, भाई इसमें अ नहीं है, ये व्यंजन है पूरा, और इसमें अ है, तो ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ध्वनि बोलेंगे, पद बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, या शब्द बोलेंगे। वर्ण बोलेंगे, हम कहते हैं ना वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। स्वर रहित मैंने बता दिया, स्वर सहित बता दिया। हलंत लगता है किसी व्यंजन में, तो वो क्या है, वो बिना स्वर का है, और बिना हलंत के कोई भी व्यंजन क्या है, स्वर के साथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से व वर्ण नहीं है। व वर्ण क्या नहीं है भाई, अंतस्थ नहीं है, अभी हमने कहा था य र ल व अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ तो है। दंत ओष्ठ नहीं है, ठीक है, दंत ओष्ठ नहीं है, दंत भी देखो, व होंठ भी लग रहे हैं, दंत भी लग रहा है, ये भी है। संघर्षी नहीं है, अर्धस्वर भी है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये जो व है ये संघर्षी नहीं है, बाकी अंतस्थ भी है, दंतोष्ठ भी है और अर्धस्वर भी है। अगला प्रश्न, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, ई उ ओ, तो संयुक्त स्वर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 64, तो डी ओ हमारा सही उत्तर है। ओ ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, वर्णमाला जरूर पढ़ें, वहां पर मैं डिटेल में बताया है इनको। अगला प्रश्न, इनमें से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द कौन है, खीर, चूल्हा, कुश्ती या तोता। तोता होगा ये। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक आगत या विदेशी शब्द नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं। कुर्ता, फीता, थैला, गरीब। थैला देशज शब्द है, विदेशी नहीं है। ठीक है, बाकी सब विदेशी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, नहीं देशज नहीं है। मदद, अक्खड़, अचानक, चकमा, तो मदद देशज नहीं है, बाकी सारे देशज हैं, अक्खड़, अचानक, चकमा। अगला प्रश्न है, परिकूट का तद्भव रूप क्या होगा। परिकूट, परगट, परकटा, परकोटा, परकट। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परकोटा, ये परिकूट का तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से देशज शब्द है। आग, तेंदुआ, आम्र, 14, तो तेंदुआ ये देशज शब्द है। ठीक है, ये देशज शब्द है, बाकी कोई तत्सम है, कोई तद्भव है। अगला प्रश्न है, चे अन, चयन में कौन सी संधि है। चे अन संधि से संबंधित बहुत डिटेल वीडियो मैंने डाली, आप जरूर हमें जाके देखें। तो चे प्लस अन चयन में कौन सी संधि है, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि। ठीक है, अगर ये होता ऐसे होता है ना, ठीक है, ये पवन का विग्रह करके मुझे बताएंगे। ठीक है, पवन का विग्रह कैसे होगा और कौन सी अयादि संधि। ठीक है, बता दिया मैंने, पवन में अयादि संधि है, लेकिन विग्रह कैसे होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, आजन्म में समास कौन सा है। समास भी है ना सिलेबस में, आजन्म में कौन सा समास है। समास से रिलेटेड मैंने ट्रिक बताई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास या बहुब्रीहि समास। देखो आजन्म में प्रथम पद है अव्यय, अव्यय यानी कि उपसर्ग, तो क्या होगा, अविभाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न,
प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्र, परि, प्रति, परा। आप जानते हैं प्रत्यक्ष हम तोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा प्रति प्लस अक्ष, तो कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? हिंदी तर, तर, इतर, अर या इतर। तो इसमें सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर क्या है? डी, हिंदी इतर। ठीक है, इतर। अगला प्रश्न है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं बहुब्री समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च प्लस चारण, उच्च आरण, उच्चारण या उच्चारण। आप बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, विग्रह हम देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें संधि कौन सी है। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस चारण। उच्चारण का क्या बना? उच्चारण। तो कौन सी संधि आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। ये क्योंकि आपके लिए मैं सिर्फ सैंपल पेपर लेके आई हूँ तो इसमें ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रही हूँ, लेकिन आप प्लेलिस्ट पे जाके इसकी डिटेलिंग वीडियो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, पाप में हुआ है, साप में हुआ है, नाप में हुआ है, मिलाप में हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिल प्लस आप बना मिलाप। अगला प्रश्न है किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है प्रत्यय का। बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती या श्रीमती। देखिए बलवती होता है, बलवान और बलवती, तो यही हमारा आंसर है ना। बलवती होता है, बलमती नहीं होता है, बाकी सारे सही। अगला है तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? ठीक है, ये देखना है हमको। पराधीन, सेनानायक, प्रतिमान, लक्ष्मीपति। तो प्रतिमान में देखो प्रति उपसर्ग है, अभी हमने बात की थी अव्ययभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है, तो ये अव्ययभाव समास है, ये तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, आपके लिए वीडियो अगर फास्ट हो रही तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में या फिर पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ के ऑप्शन देखकर खुद से भी अनुमान अवश्य लगाएं, नहीं तो 100 नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, 100 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं ये पता होना जरूरी है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। परीक्षा की तैयारी आपकी चरम पे होगी, तो चरम पे अगर है तो आपको यहाँ पर 100 में से कम आपके 70-80 मार्क्स अभी सही होने चाहिए। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्व, सु, स्वा, स। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सु। सु प्लस आगत क्या बना? स्वागत। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? माता, अक्षर, चरण या गयंद। तो गयंद क्या नहीं है? तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। खेल, भिक्षा, मक्खी, कठिन। खेल, भिक्षा, मक्खी, कठिन। तो तत्सम शब्द है, मक्खी नहीं है, बाकी सब तत्सम शब्द है। अगला है तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है? देखिए वत्स शब्द है, इसका तद्भव क्या क्या बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बाखर हो सकता है, बछड़ा हो सकता है, बाछा हो सकता है, बच्चा हो सकता है। तो कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं हो सकता? तो 82 का राइट आंसर है बाखर, ये नहीं हो सकता, बाकी ये बछड़ा, बाछा, बच्चा ही हो सकता है। अगला है ज्वार का विलोम शब्द, आप सभी जानते हैं, समुद्र में उठती लहरों को ज्वार और गिरती हुई लहरों को भाटा कहते हैं, यही इसका सही उत्तर है। गिरती हुई लहरें भाटा, उठती हुई लहरें ज्वार, तो ज्वार का विलोम क्या हो गया? भाटा। अगला प्रश्न निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक मतलब विलोम, निकम्मा का विलोम क्या होगा? निकम्मा किसको कहते हैं? जो काम ही नहीं करता है। तो अक्रमण भी वही हुआ, कर्मठ तो काम करने वाला हुआ, आलसी तो काम ही नहीं करता, निठल्ला भी जिसको हम है ना अन्य शब्द से भी बोले जाते हैं। तो उसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? निकम्मा का सही उत्तर क्या होगा? कर्मठ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निकम्मा मतलब जो कार्य नहीं करता, कर्मठ मतलब जो कार्य के प्रति तत्पर है, तो कर्मठ बोलते हैं। अगला प्रश्न इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजराज, गुड़ाकेश, कुमार, अद्रिजा। ठीक है, तो गुड़ाकेश शिव जी का नाम है। शिव जी का नाम क्या है? गुड़ाकेश। अगला प्रश्न इनमें से ऐहिक का विलोम क्या होगा? ऐहिक का विलोम क्या होगा? दैहिक, लौकिक, भौतिक या पारलौकिक। देखो ऐहिक मतलब होता है इस लोक का, तो उसका विलोम क्या होगा? पारलौकिक, दूसरे लोक का। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 87 वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रुम, विटप, अगम, तड़ाक। तड़ाक माने तालाब होता है, यही नहीं है, बाकी सारे वृक्ष के पर्यायवाची। इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है निंदा, घृणा, क्रोध, विस्मृति। विस्मृति मतलब भूलना होता है। ठीक है, तो निंदा, किसी की स्तुति निंदा, निंदा इसका सही उत्तर है, निंदा स्तुति का विलोम है। अगला प्रश्न परा का विलोम शब्द क्या है? निपरा, सुपरा, विपरा, अपरा। तो अपरा सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, मतलब अक्षर एक अनेकार्थक शब्द है, इनमें से कौन है जो इसका अर्थ नहीं हो सकता? अक्षर जल होता है, शिव होता है, मोक्ष होता है, हनुमान जी अक्षर का अर्थ नहीं है। ठीक है,
ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ क्या होगा? समुद्र, अग्नि, प्राण, इंद्रधनुष। ठीक है, तो हरि का अर्थ क्या है? इनमें से एक अर्थ होता है अग्नि। हरि का अर्थ एक और क्या होता है? अग्नि भी होता है। अगला प्रश्न है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है पहले समझिए। जैसे ही मैंने ये लिखा अली और अली, या अवधि और अवधि, तो ये सुनने में एक सा लगेंगे लेकिन अर्थ अलग होंगे। जैसे ये भाषा है, ये समय है, ये भौरा है, ये सखी है, तो ये सब अलग अलग है। तो ऐसा कौन है जो इसमें नहीं है? आमोद, प्रमोद, ये तो एक ही शब्द है ना, कि हमें आमोद प्रमोद से मिले। ये अलग अलग अर्थ नहीं है, सेम अर्थ है। अमूल्य, अमूल, अमूल्य, आयुक्त, आयुक्त, अलग अलग है। अरि, अरि, एक का नाम अरि का शत्रु होता है, एक का नाम अरि ओ, ये तो औचक का है। तो उसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, 93 इसमें मिसप्लेस, तो 93 क्वेश्चन ये है। 93 क्वेश्चन सुन लीजिए। 93 क्वेश्चन है कि निर्माण और निर्वाण, ठीक है, ये भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। तो इनका अर्थ क्या होगा? इनका अर्थ क्या होगा? निर्माण माने बनाना और निर्वाण माने मोक्ष। ठीक है, निर्माण माने बनाना, निर्वाण माने मोक्ष। तो यह था हमारा 93 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन है अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? अतल का बिल्कुल मिलता जुलता श्रुति सम, मतलब सुनाने में सेम लगे लेकिन अर्थ अलग हो। तो अक्ल, अतन, अतुल, अचल। तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अतुल। अगला प्रश्न है नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता? द्योतित मत का मतलब प्रकट नहीं होता है, लगता नहीं है इन सेंस। हाथी, रांगा, संख्या, बादल। तो नाग शब्द से कौन सा अर्थ बिल्कुल प्रकट नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर है संख्या, बाकी सब नाग से मिलते जुलते हैं। अगला है इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है, यानी कि पर्यायवाची है? समानार्थी पर्यायवाची एक ही चीज़ है, ध्यान देंगे आप लोग। हाथी, पक्षी, कुशे से या रंग। तो उसका सही उत्तर है कुशे से। जलज का मतलब होता है कमल, जलज, पंकज, नीरज, कमल और कुशे से, ये सारे जलज की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है? मैंने आपको बताया द्योतक माने प्रकट होना। तो पतंग शब्द किसके अर्थ से नहीं मिलता जुलता है? सूर्य, सर्प, पक्षी, टिड्डी। तो जो सर्प है इससे नहीं मिलता, बाकी सबसे पतंग का अर्थ मिलता है, सूर्य से भी, पक्षी से भी और टिड्डी से भी। अगला प्रश्न है सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राशभ, उरग, पन्नग, व्याल। तो सारे ये उरग, पन्नग, व्याल ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। राशभ भौरे को कहा जाता है, राशभ भौरे को या गधे को, इनमें से एक को कहा जाता है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे राशभ का अर्थ क्या है। ठीक है, राशभ किसका पर्यायवाची है? भौरे का है या गधे का? इन दोनों में से एक का है। तो आप मुझे बताएंगे कि राशभ का अर्थ क्या है। ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? सुभद्रा, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी। ठीक है, तो सुभद्रा नहीं, क्योंकि सुभद्रा तो अर्जुन की दूसरी पत्नी का नाम था शायद। ठीक है, तो सुभद्रा नहीं है। पांचाली है, कृष्णा है। कृष्णा कहते थे क्योंकि कृष्ण की बहन माना जाता था। याज्ञसेनी क्योंकि यज्ञ से पवित्र, यज्ञ से निकली थी बाहर। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मुकुर, दामिनी, आरसी, आईना। आप सभी जानते हैं दामिनी का अर्थ होता है बिजली, बिजली, विद्युत, तड़ित, दामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। तो आज मेरा प्रयास था जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 100 नंबर के जो हिंदी सिलेबस है उससे अकॉर्डिंग पूरे 100 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, आपके कितने अंक आए। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी क्योंकि पेपर अब नज़दीक है तो मैं सैम्पल पेपर इससे रिलेटेड लेते आते रहूँगी। आप सभी वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।